हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 11 का हाइपरमेट्रोपिया। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव अंडरस्टूड मायोपिया एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मायोपिया। व्हाट वाज मायोपिया? इट वाज डिफेक्ट ऑफ विजन। और आज हम दूसरा डिफेक्ट ऑफ विजन को समझने वाले हैं, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। Let's see what is this hypermetropia. As you already know that what is the range of vision? Range of vision is far point हमारा क्या है? सबसे ज्यादा दूर हम कहां तक देख सकते हैं? Far point is till infinity. Till infinity. ठीक। और हम नियर पॉइंट क्या है हमारा? नियर पॉइंट इज सबसे पास, हम बिना इस आंखों में स्ट्रेस डाले, बिना आंखों में ज्यादा जोर डाले कहां तक देख सकते हैं? वी कैन सी अप टिल 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर टिल इंफिनिटी इज द रेंज ऑफ विजन। नाउ सी, पहला जो मायोपिया था, मायोपिया इसके पहले जो हमने पढ़ा वो क्या था? दैट वॉज the defect of vision in which the person cannot see far away object. बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता था क्लियरली, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता था, पास के ऑब्जेक्ट को ठीक ठाक देख लेता था, समझ साफ देख लेता था। बट अब जस्ट उसका उल्टा होने वाला है हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया में जो पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है वो दूर की चीजों को तो क्लियरली देख लेगा, मगर पास की चीजों को साफ साफ नहीं देख पाएगा। पास की चीजों को, नियर बाय ऑब्जेक्ट ही विल नॉट बी एबल टू सी क्लियरली। दैट विल बी कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। तो कैसे होगा? चलो देखते हैं, इसका डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो ये है हमारा आई बॉल, ये है हमारा आई बॉल, और ये रहा हमारा आई लेंस। रेटिना कहां पे? यहां पे। ठीक। हमारा नियर बाय, नियर पॉइंट है, मान लो यहां। नियर पॉइंट को मैं एन से शो कर रहा हूं। कितने दूर होगा ये नियर पॉइंट? ऑब्वियस सी बात है 25 सेंटीमीटर दूर होगा हमारे आई लेंस से। यहां से निकलने वाली रेस कैसी होंगी? यहां से निकलने वाली रेस डाइवर्जिंग होंगी, पास में है ना, तो फैलती हुई होंगी। तो फैलती हुई रेस बनाते हैं। ये लेंस का काम क्या है? हमारा आई लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। वो क्या करता है? डाइवर्ज करता है, सॉरी कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करेगा। मगर ये कन्वर्ज कुछ ऐसा करेगा, ये कुछ ऐसा कन्वर्ज करेगा कि रेटिना में इमेज नहीं बन पा रहा है। रेटिना में इमेज नहीं बन पा रहा है। तो कहां बन रहा है? रेटिना के बाद में बन रहा है। रेटिना में रेज नहीं मीट कर पा रही है। रेटिना में रेज मीट करती, इंटरसेक्ट करती, तब तो क्लियर विजन मिलता, तब तो क्लियर दिखता। मगर अब वो मीट नहीं कर पा रही है, रेज जो है इंटरसेक्ट नहीं हो पा रही। कहां पे होंगी? रेटिना के कहीं बाद में होती, इसलिए क्लियर इमेज नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये है, ये पर्सन को पास की चीज देखने में प्रॉब्लम है, क्लियर देखने में प्रॉब्लम है। पास की चीज क्लियर देखने में प्रॉब्लम है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया है। ये पास की चीज को क्लियर तो नहीं देख पा रहा, दूर की चीज देख सकता है क्लियर। दूर की चीज बिल्कुल क्लियर देख सकता है, इंफिनिटी तक तो आराम से देख सकता है। तो एक पॉइंट कुछ ऐसा होगा, एक पॉइंट इस हाइपरमेट्रोपिया वाले पर्सन का होगा जहां पे वो क्लियर देख सकता है। वो इस हाइपरमेट्रोपिक आई, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? हाइपरमेट्रोपिक आई। ये हाइपरमेट्रोपिक आई है। ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर वाले को क्लियरली नहीं देख पा रहा है, क्योंकि रेटिना में इमेज नहीं बन पा रहा है। तो ये दूर की चीज तो क्लियर देख ले रहा है, तो इसका नियर पॉइंट जरूर कहीं और शिफ्ट हो गया है। इसका नियर पॉइंट यानी इस हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ना होकर मोर देन
25 सेंटीमीटर हो गया है। मोर देन 25 सेंटीमीटर मतलब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा, यानी कि कहीं यहां पर ऐसा कहीं मान लेते हैं, कहीं यहां पर। ठीक, तो एक और डायग्राम बना के बता रहा हूं जहां पे ये हाइपरमेट्रोपिक आई का क्लियर इमेज कहां बन रहा है, मतलब वो देख तो सकता है दूर की चीजें, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर जाकर उसको क्लियर इमेज बन रहा होगा। तो मान लेते हैं वो पॉइंट है एन डैश, मान लो वो पॉइंट है एन डैश। एन नियर पॉइंट था 25 सेंटीमीटर, ये हाइपरमेट्रोपिक आई मतलब एक हाइपरमेट्रोपिया है जिस आई को, उसका नियर पॉइंट है ये, मतलब ये यहां पर जाकर क्लियर इमेज बनाता है। तो कैसा बनेगा कुछ क्लियर इमेज, ऐसा कुछ बनेगा। अब जाकर रेटिना में कन्वर्ज होगा, अब जाकर रेटिना में कन्वर्ज होगा और इमेज अब रेटिना में बनेगा। ठीक, ये है इस हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट, हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट। और ये जो एन था ये नॉर्मल आई का था, कहां इमेज बनना चाहिए, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कहां होता है 25 सेंटीमीटर, इमेज बनना चाहिए था इसका रेटिना में, बनना चाहिए था रेटिना में, मगर पीछे बन रहा है। देखो यहां पे लिख देते हैं इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे बन रहा है, बोलेंगे बनता इमेज कब, जब नियर पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो, यानी कि इसको क्लियर इमेज नहीं दिखेगा। तो इसको क्लियर इमेज कहां दिखना चालू होगा, किसी और दूसरे पॉइंट से जो इसका नियर पॉइंट होगा। किसका नियर पॉइंट होगा, हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट होगा। ठीक, तो अब क्या समझ में आया हाइपरमेट्रोपिया से, हाइपरमेट्रोपिया इज अ defect of vision, of course it is a defect of vision in which the person cannot see, it is a defect of vision, है ना, defect of vision in which person cannot see clearly the nearby object, although मतलब फिर भी, मगर can see clearly the distant object। पास की चीजों को देखने में उसको प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं दिख रही, he is able to see clearly the distant object, दूर की चीजें दिख जाती है। तो एक पॉइंट कुछ ऐसा होगा जहां से उसको क्लियर दिखना चालू हो रहा है ना, वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगा, तो वो उसका नियर पॉइंट बन जाएगा, वो उसके हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट बन गया। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट नहीं है, हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट बन गया, उसको नाम दे दिया हमने एन डैश। क्यों जानना चाहते हैं इसको, एन डैश के बारे में, क्यों हम लोग इस हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट को जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इसको सुधारना चाहते हैं। सुधारना मतलब हम लोग कुछ ऐसा रेमेडी लाएंगे जिससे इसको पास की चीज मतलब 25 सेंटीमीटर दूर हमारे आई लेंस से रखी हुई चीज भी क्लियर दिखने लगे। वो क्या रेमेडी हो सकता है, एक लेंस यूज करेंगे ऑफ कोर्स, है ना, अब लेंस का चैप्टर चल रहा है तो लेंस यूज करेंगे। वो लेंस कौन सा होगा, मायोपिया में कौन सा लेंस यूज किए थे हमने, कॉनकेव लेंस। वी यूज्ड कॉनकेव लेंस टू correct the myopia, and to correct hypermetropia we will use convex lens, we will use convex lens। अब ये समझने की बात है, देखो यहाँ पे ये हमारा आई लेंस, कौन सा लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। देखो ये इसका काम क्या है, इसका काम है कन्वर्ज करना। कन्वर्ज करना मतलब एक जगह मिला देना, एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देना, जोड़ देना रेस को, मगर ये काम सही तरीके से नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, देखो ये कहां कर रहा है, इसको करना चाहिए था रेटिना में, इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए था रेस को रेटिना में, है ना, इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए था रेस को रेटिना में, मगर रेटिना के पीछे कर रहा। कन्वर्ज अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो अच्छे से कन्वर्ज करने के लिए एक और लेंस लगाएंगे। वो कैसा लेंस होना चाहिए, वो भी कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। तो चलो एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएं, चलो एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं
और इसको रेमेडी देते हैं, इसको करेक्ट करते हैं। फॉर करेक्टिंग डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया वी आर गोइंग टू यूज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो चलो देखते हैं क्या रेमेडी होगी। रेमेडी होगी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस को हम लगाएंगे। हमारा आई लेंस भी एक कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट करने के लिए भी हम एक ग्लास का कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। तो चलो इसे क्या काम करना है, इसे 25 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसको क्लियर इमेज बनवाना है। अगर वो 25 सेंटीमीटर दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियर इमेज बना रहा है यानी रेटिना में इमेज बना रहा है, तो ये काम कर गया। तो चलो 25 सेंटीमीटर दूर में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं यहां पर नाम है पॉइंट का N। यहां से निकलने वाली रेज ऑब्वियस सी बात है कैसी होंगी, डाइवर्जिंग होंगी। डाइवर्ज होने के बाद में ये रेज कुछ डिफ्लेक्ट हुई, कन्वर्ज की थोड़ा, कन्वर्ज करने के बाद में फिर हमारी आई लेंस इसको कन्वर्ज करेगी और रेटिना में इमेज बना देगी। ये बन गया रेटिना में इमेज। अब क्यों? क्योंकि अब 2 बार कन्वर्ज हो गया। हमारी आई लेंस पूरे तरीके से अच्छे से रेटिना में कन्वर्ज नहीं कर पा रही थी, तो उसको हेल्प करने के लिए वी हैव यूज्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। नाउ इट इज आल्सो कन्वर्जिंग एंड आवर आई लेंस इज आल्सो कन्वर्जिंग, both of them are converging. So now see what is happening, what is the relation between this diagram and this diagram. See, this was the near point of this hypermetropic eye. ये near point था हमारे hypermetropic eye का N dash। ठीक, हमको ये जो कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है ना, वो प्रॉपर पावर का होना चाहिए, कुछ ऐसे पावर का होना चाहिए कि वो करेक्ट रेटिना में जाकर इमेज बनाए। और ये कब होगा? जब उसका फोकल लेंथ मेजर्ड होगा, मेजर करके होगा। वरना अगर हम कोई सब यूज करें तो उसका इमेज आगे भी बन सकता था, है ना। कन्वर्ज करने का क्या है, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ज कर लेंगे। नो, इट हैज टू बी measured, it has to be of proper power. Now see how we can measure that thing in relation to this near point of hypermetropic eye. ये हमको मालूम है, इतने दूर में उसको क्लियर दिखना चालू हो जाता है। तो देखो, इतने ही पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है जो इसको कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट करे, इस तरीके से बेंड करे कि उसका वर्चुअल इमेज जाकर इस नियर पॉइंट पर ही बने, यानी हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट पर ही बने। हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट पे बनेगा, तब जाकर ही ये प्रॉपर पावर का होगा। एन डैश, इसको स्केल से खींच के हम पीछे लाएंगे, है ना। कैसे? देखो, ये जितना बेंड किया है ना, ये तो जा रही थी ऐसे, ये देखिए एन से निकली थी रेस, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। क्यों? क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर दूर वाला है, ये 25 सेंटीमीटर दूर में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। क्यों 25 सेंटीमीटर? क्योंकि ये नॉर्मल रेंज ऑफ विजन है ना, नियर पॉइंट है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ इसको क्लियर रेटिना में इमेज दिखाएगा, वही सही होगा। तो यहां ऑब्जेक्ट को रखे हमने, ठीक। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस डाइवर्जिंग रेस को थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा। बाकी कन्वर्ज कौन कर देगा? हमारा आई लेंस कर देगा। मगर ये थोड़ा सा जब कन्वर्ज करेगा, उसको हम लोग पीछे लाएंगे, तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल हमारे हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट के बराबर होना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि ये प्रॉपर पावर का है, न्यूमेरिकल करेंगे तो और समझ आएगा। न्यूमेरिकल करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन दिखेगा आपको। बट ये समझ लो कि ये इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेस को कुछ ऐसा मोड़ेगा, कुछ ऐसा बेंड करेगा कि वो हमें एक वर्चुअल इमेज बनाएगी। कहां पर? एक ऐसे पॉइंट पर जो प्रीवियसली हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट में थी। समझे बात? क्योंकि इसका पावर एप्रोप्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या करेगा, रेटिना में फिर इमेज नहीं बनाएगा, आगे बना देगा, नहीं तो पीछे भी बना सकता है। प्रॉपर तभी होगा जब इस नियर पॉइंट को करेक्ट करने के लिए, उसके हाइपरमेट्रोपिक नियर पॉइंट को करेक्ट करने के लिए वो उतना ही बेंडिंग करे, उतना ही रिफ्लेक्शन करे। तो देखो, यहां पे एन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा और उसका इमेज बन तो रहा है रेटिना में, मगर इस लेंस के द्वारा
सिर्फ इस लेंस में, इसकी बात नहीं करता, अगर मान लो अभी ये यहां नहीं रहता है ना, तो भी अगर ये मान लो यहां नहीं रहता तो कुछ इतना बेंडिंग किया था, सिर्फ इतना बेंडिंग किया था कि उसका वर्चुअल इमेज कहां बनता। सोच लो, सोचो कभी इसके बारे में सोचो कि मैंने मान लो इसको छुपा दूं मैं इसको, ठीक, अभी तो देखो ये ऐसा डाइवर्जिंग रेज और उसको थोड़ा सा ही बेंड कर पाया, तो देखो इसका वर्चुअल इमेज बनता, इंटरसेक्ट तो नहीं करने वाली थी ये रेज, तो वर्चुअल इमेज कहां बनता, एन डैश में बनता। वो एन डैश ही क्यों, क्योंकि इसका पावर ऐसा सेट करेंगे हम लोग कि उस एन डैश में ही बने। क्यों, क्योंकि हम इसको करेक्ट करना चाहते हैं, हम इस एन डैश को एन में लाना चाहते हैं, किसके लिए, अपने रेटिना में इमेज बने इसलिए। ठीक, क्या ये बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो न्यूमेरिकल के लिए वेट करें, मगर मेरे ख्याल से अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां का दिख जाना चाहिए इसको, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिक आई पास की चीज को क्लियर नहीं देख पा रहा था, उसका एन पॉइंट पे 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको क्लियर इमेज नहीं बना पा रहा था। इमेज बनाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किए, एक प्रॉपर पावर का, जो क्या कर रहा है उतना ही बेंड कर रहा है जितना रेटिना में इमेज बन सके आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम आवर आई लेंस ऑल्सो, आई लेंस, मगर वो इतना ही बेंड करेगा जिसका वर्चुअल इमेज एन डैश यानी कि हमारे हाइपरमेट्रोपिक नियर पॉइंट पे बने। ठीक, अब ये तो बात समझ में आ गई कि हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे कि उसका पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये समझते हैं कि कॉजेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है? हाइपरमेट्रोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू, अब देखो यहां पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ओनली रिलेटेड विद फिजिक्स, है ना, तो यहां पे ये नहीं बोलूंगा कि कोई बहुत ज्यादा टीवी देखता है, ऐसी वाली बात नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे होता क्यों है, तो सबसे पहली बात होती है कि ये जो आई लेंस है इसका काम क्या है, कन्वर्ज करना। ठीक है, अगर इसका कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए तो ये हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा बोलेंगे, है ना, कन्वर्जिंग पावर। तो मैं लिख सकता हूं, मैं क्या लिखूंगा यहां पे, मैं इस प्रकार से लिखूंगा कि ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। क्या ये बात सही है? अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पा रहा था, इसीलिए तो पीछे इमेज बन रहा था, ज्यादा अच्छे से करता तो रेटिना में बनता। ठीक है, उसका रीजन देखेंगे क्यों नहीं कर पा रहा था। ठीक, दूसरा होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये आई बॉल जो है ना, ये आई बॉल शॉर्ट हो, देखो क्या हो रहा था वहां पे, कुछ ऐसा हो रहा था, यहाँ पे था इमेज, यहाँ पे था नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर दूर, 25 सेंटीमीटर दूर में था हमारा इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, और वहां से निकलने वाली रेज डाइवर्जिंग थी और वो जाकर रेटिना में मीट नहीं हो रही थी, तो नहीं वो मीट हो रही थी तो कहां जाकर मीट होती, रेटिना के बाद कहीं मीट होती, मतलब क्लियर इमेज नहीं बन रहा था। कैसा बन रहा था? ठीक, तो अगर कभी हो सके तो ऐसा भी हो सकता है कि आई बॉल थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, कभी कभी होता है कि कभी बचपन से कुछ लोगों का आई बॉल थोड़ा शॉर्ट होता है, मतलब उसकी डायमीटर थोड़ी कम होती है, तो क्या होता है, डायमीटर कम होने के कारण इमेज पीछे बनने लगता है, मतलब पीछे नहीं बनता, मतलब इमेज रेटिना में क्लियर नहीं बन पाता, तो बोल सकते हैं ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। ठीक है, जस्ट मायोपिया के उल्टा, टू लॉन्ग था वहां, यहां टू शॉर्ट। ठीक, तो देखो ये लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, ये इसकी कन्वर्जिंग पावर कम क्यों होगी, कब होगी? देखो इसका कन्वर्जिंग पावर को कम करना और ज्यादा करने का काम किसका है, सिलरी मसल्स का। याद आ रहा है ऊपर नीचे जो सिलरी मसल्स थे, है ना, सिलरी मसल्स क्या करते हैं, सिलरी मसल्स रिलैक्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उससे क्या होता है, इस पे जोर पड़ता है, ये बल्ज होता है और थिन होता है। अब अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाए, अच्छे से सिलरी मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाए, तो क्या हुआ,
अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाए, तो पूरे तरीके से पावर, सॉरी मैंने क्या बोला, हाँ, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाए, ये ऊपर जो सिलरी मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, तो इसके कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा नहीं पाते। कन्वर्जिंग पावर नहीं बढ़ पाया तो कन्वर्ज अच्छे से नहीं कर पाएगा, कन्वर्ज अच्छे से नहीं कर पाया तो क्या होगा, इमेज रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक, और इस कारण से एक कारण ये हो गया है ना, होता है अक्सर कि देखना कुछ लोगों को ऐसा पास का चीज नहीं दिखता तो उन लोग यूं दूर करके देखते हैं, है ना, ऐसा दूर करके देखते हैं, दूर में उन लोगों को दे आर एबल टू सी इट क्लियरली व्हेन दे कीप दैट नोटबुक और दैट थिंग अवे फ्रॉम देम, है ना। व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज देयर कन्वर्जिंग पावर इज नॉट दैट मच, पास से वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहे, उनका आई लेंस अच्छे से दूर करके देखना पड़ रहा है। ठीक, और दूसरा आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, मतलब उनका आई बॉल शायद कभी कभी बचपन से भी ऐसा होता है कि देयर आई बॉल इज शॉर्ट, दैट्स व्हाई सम people get it from the childhood. Understood this much? Now let's do a numerical about it and understand it in more clear way. Now see, this question is asking, this question is from your NCERT book only. ये पूछ रहा है near point of hypermetropic eye is 1 meter. ये बात आ गई, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, मतलब एक हाइपरमेट्रोपिया है एक पर्सन को, और उसकी नियर पॉइंट, मतलब उसको सबसे पास जहां पे उसको क्लियर दिखता है वो है 1 मीटर। होना क्या चाहिए नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर, मगर उसको कहां से साफ दिखना चालू हो रहा है, 1 मीटर से। 25 सेंटीमीटर में उसको क्लियर दिखना चाहिए था नॉर्मल रहता तो, मगर 1 मीटर में जाके क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया है, नियर पॉइंट है ना, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। अब बताओ, बोल रहे हैं व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, मतलब कौन सा लेंस यूज करें और कितने पावर का यूज करें। तो पहली बात तो कौन सा लेंस यूज करोगे, कौन सा, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे, ये तो याद भी रख सकते हो, हाइपरमेट्रोपिया है तो कौन सा लेंस यूज करोगे, कॉन्वेक्स लेंस, मगर कितने पावर का वो अपने कैलकुलेशन में भी दिखना चाहिए कौन सा लेंस है। तो चलो देखते हैं, गिवन में लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो ऐसे में क्या हमको बनाना है, ये डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या चाहते हैं कि उसको क्या क्लियर दिखने लगे, एक ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट उसको क्लियर दिखने लगे। ठीक है, तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगाए हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, 25 सेंटीमीटर दूर, तभी तो, और वो क्लियर दिखना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, माइनस लगाऊंगा लेफ्ट साइड में रखता हूं तो ठीक। क्यों रखा मैंने u इज इक्वल टू -25, दिया तो नहीं है सर, मगर हमको मालूम है कि उसको 25 सेंटीमीटर दूर का ऑब्जेक्ट दिखना है, नहीं दिखेगा तो फिर हाइपरमेट्रोपिया वैसे ही रह जाएगा, उसको दिखाना है हमें। क्यों, कॉन्वेक्स लेंस लगाया है, हमने लगाया है, और अब हम उसको सही करना चाहते हैं हाइपरमेट्रोपिया को, इसलिए 25 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखे हमने, वो क्लियर दिखना चाहिए, रेटिना में इमेज बनना चाहिए उसका। ठीक, अब उसका इमेज जो है रेटिना में तो बन रहा है कब, जब ये लेंस यूज कर रहे हैं, मतलब आई लेंस से गुजर जाता है तब, मगर इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, ये कॉन्वेक्स लेंस जो हमने यूज लगाया है, हमारी आंख का लेंस तो कॉन्वेक्स है ही, इसकी बात कर रहे हैं। ये कहां इमेज बनाएगा, इसका ये कहां इमेज बनाएगा, अभी जो हमने समझा इसका इमेज, देखो इसका इमेज हम लोग, देखो ये अभी भी डाइवर्जिंग है, ये रेज अगर इसको छुपा दूं तो ये जो रेज हैं ये एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं, है ना, एक्चुअली मीट नहीं करेंगे, ये दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये वर्चुअल इमेज बनाएंगे, और कहां पे बनाएंगे, एंड डैश में। ये हमारा एंड डैश जो है वही रहना चाहिए जो इसका इस हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वो एंड डैश जो पॉइंट है वो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट होगा, तब जाकर ये प्रॉपर पावर का होगा, तब जाकर इसका फोकल लेंथ सही होगा, जो रेटिना में इमेज बनाने में मदद करेगा। इसीलिए v इज इक्वल टू मैं क्या लूंगा, -1 मीटर। क्यों लिया, समझ में आया, उतना ही फोकल लेंथ का लेना है मुझे ये कॉन्वेक्स लेंस, ताकि ये दूरी जो, मतलब इसका जो बिगड़ा है ना, डिफेक्ट ऑफ विजन है, वही रिपेयर हो सके, वही सुधर सके, वही करेक्ट हो सके। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इमेज जो बन रहा है वर्चुअल इमेज वो यही बनना चाहिए, इतने पावर का यूज करूंगा। तो v इज इक्वल टू -1 मीटर या फिर -100
सेंटीमीटर लूंगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगा? 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल चीज दिखना चाहिए, उसको नॉर्मल करना है आंख को, और जो बिगड़ा है उसके हिसाब से फोकल लेंथ लेना है मेरे को, और मैं अब फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करूंगा। टू फाइंड, आप बोलोगे मैं तो पावर निकालना है सर, पहले पावर निकालने बोले, तो पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ तो निकालना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोनों चीज, F निकालोगे तभी P निकलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। वी नो डैट क्या जानते हैं? ये बात भी याद रख सकते हैं कि जब नियर पॉइंट वाली बात हो रही है ना, हाइपरमेट्रोपिया, तो U की वैल्यू को -25 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि -25 लेने का मतलब 25 सेंटीमीटर का दूर ऑब्जेक्ट दिखना है। कहाँ दिखना चाहिए? एक वर्चुअल इमेज बनाते हुए जहां पे उसका नियर पॉइंट है, उस हाइपरमेट्रोपिक आई का, है ना। वैसे तो रेटिना में बनेगा क्योंकि हमारा आई लेंस है वहां पे करके, मगर वर्चुअल इमेज कहाँ बनना चाहिए उसका? नियर पॉइंट पे, हाइपरमेट्रोपिक आई के जितना भी दिया हो यहाँ पे। तो V की वैल्यू जितना दिया है उसके हिसाब से बन जाएगी वो। सो 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F। यही फॉर्मूला, U पता है, V पता है, दोनों पता है, F की वैल्यू पता करते हैं। सो 1/-25 माइनस 1/100 माइनस 1/-25 इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा -1/100 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/F। बढ़ते हैं आगे, तो ये बढ़ेगा पीछे डिनोमिनेटर हो जाएगा 2500, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 25 इंटू -125 प्लस 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100 को 1 से और 25 को -1 से, इज इक्वल टू 1/F। यहां से क्या मिल रहा है? ये बन जाएगा 75/2500 इज इक्वल टू 1/F। इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो मिलेगा, इसी चीज को F इज इक्वल टू 2500/75, 2500/75। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 100/3 आ जाएगा, है ना। 25 से 100/3, ठीक। 100/3 सेंटीमीटर में आ रहा है, सब चीज सेंटीमीटर में थी। मुझे पावर निकालना है, तो ये मुझे चाहिए मीटर में। मैं इसको डेसिमल में नहीं लाऊंगा, अभी डेसिमल में लाऊंगा तो फिर पावर निकालने में कठिन जाएगा, है ना। तो मैं इसको सेंटीमीटर में है, मीटर में 100/3 इंटू 1/100, है ना। 100 से डिवाइड कर दूं या मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो ये मीटर में निकल गया, यानी कि ये कटा, क्या मिला? 1/3 मीटर फोकल लेंथ है। तो पावर इज इक्वल टू 1/F, यानी कि 1/1/3, यानी कि 3 डायोप्टर प्लस 3 डायोप्टर, माइनस साइन नहीं मतलब प्लस 3 डायोप्टर। और पावर पॉजिटिव कब होता है? फोकल लेंथ जब पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है? कॉन्वेक्स लेंस का। ये कौन सा लेंस यूज करने वाले हम लोग? यहां बोला है ना व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ, आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ +3 डायोप्टर इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, है ना। बात समझ में आई? ये रहा एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, अभी लिख कर दिखाता हूं, और उसको आप पॉज करके सॉल्व करना, और मैं उसका सॉल्यूशन आपको नोट्स पे दूंगा। चलो देखते हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग नियर पॉइंट ऑफ एन आई ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, बता दिया हाइपरमेट्रोपिया, इज 50 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट है फ्रॉम हिज आईज। What is the nature and power of lens required to correct this defect? The same way, same solution, but data is different. Try to solve this question
I will give the solution and answer of it in the notes. Pause it and solve it right now. So here we have completed hypermetropia also. What we have done till now? डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हमने पढ़ा था, मायोपिया कर लिए, हाइपरमेट्रोपिया आज ही हुआ, अब बचा है प्रेस बायोपिया और कैटरैक्ट. डोंट वरी, इट इज नॉट सो हार्ड एंड न्यूमेरिकल्स आर आल्सो सम वे रिलेटेड टू दिस ओनली. मतलब है क्या, पहले ये समझ लो और फिर समझो कि कितना हार्ड है. प्रेस बायोपिया के बारे में देखते हैं. प्रेस बायोपिया होता क्या है? जैसा कि नाम है प्रेस बायोपिया, it is a defect of vision. Of course it is a defect of vision in which person cannot see distant object as well as nearby object also. मतलब एकदम भी ज्यादा दूर का भी क्लियर नहीं दिखता और एकदम भी ज्यादा पास का भी क्लियर नहीं दिखता. ये तो दोनों प्रकार का हो गया. कैसे? मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी, isn't it? एकदम ज्यादा दूर कहां तक देख सकते हैं? इंफिनिटी तक. तो वो इंफिनिटी तक नहीं देख पाएगा, इंफिनिटी से कुछ कम देख पाएगा. और एकदम ज्यादा पास हम कहां तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर बिना जोर डाले. तो 25 सेंटीमीटर भी वो क्लियर नहीं देख पाएगा, उससे ज्यादा थोड़ा क्लियर देख पाएगा. ऐसा अक्सर होता है ओल्ड एज में. ऐसा अक्सर होता है ओल्ड एज में. एक पर्सन को ओल्ड एज में जरूर होता है ऐसा. कब, क्यों होता है ये? जब उसके सिलरी मसल्स, याद आ रहा है सिलरी मसल्स वाली बात? ये हमारा आई लेंस था और इस आई लेंस को सपोर्ट करते थे सस्पेंसरी लिगामेंट, और इस आई लेंस को, इस सस्पेंसरी लिगामेंट को कौन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके छोटा बड़ा बनाता था? आई लेंस को सिलरी मसल्स. ये सिलरी मसल्स, ये सिलरी मसल्स, ये सिलरी मसल्स जब ठीक से रिलैक्स भी ना हो पाए और ठीक से कॉन्ट्रैक्ट भी ना हो पाए तो क्या होगा? ना तो लेंस पूरा थिन हो पाएगा और ना ही अच्छे से पूरा थिक हो पाएगा. तो ऐसे में क्या होगा? ना तो बहुत ज्यादा दूर का भी क्लियर दिखेगा, इंफिनिटी का भी, और ना तो एकदम पास का भी क्लियर दिखेगा. तब क्या होगा? ये प्रेस बायोपिया. तो ऐसे में क्या, इसका रेमेडी क्या है? रेमेडी है, आपने देखा होगा कभी कभी यूं इस प्रकार से स्पेक्टिकल्स आपने देखे होंगे जिसमें ऊपर का पार्ट कॉनकेव होगा, ऊपर का पार्ट कॉनकेव होगा और नीचे का पार्ट कॉन्वेक्स होगा. लेंस ऐसा होता है. इसको हम लोग बोलते हैं बाइफोकल लेंस. इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस. यानी कि इसका रेमेडी ये हुआ कि दैट वी कैन यूज अ स्पेक्टिकल्स, वी कैन यूज अ स्पेक्टिकल इन विच upper part, in which one part is in the same spectacle we are going to use concave as well as convex lens. क्यों? क्योंकि वो चश्मे को देखकर उस स्पेक्टिकल से ऊपर से कॉन्केव है तो वो क्या सुधार रहा है? फार पॉइंट को सुधार रहा है, मायोपिया को सुधार रहा है. और कॉन्वेक्स लेंस क्या सुधार रहा है? हाइपरमेट्रोपिया. तो दूर की चीज देखना है तो ऊपर से देखो और पास की चीज देखना है तो नीचे से देखो. ऐसा होता है, आपने जरूर देखा होगा ओल्डन एज में ऐसा होता है. कुछ लोग, कुछ पर्संस को ऐसा प्रेस बायोपिया हो जाता है. तो क्या हुआ इसका डेफिनेशन? अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन, स्पेशली अ पर्सन इन ओल्ड एज इज अनेबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट. सच काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया. है आसान? है आसान. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे क्योंकि एक एनसीईआरटी में दिया है. और देखते हैं फिर कैटरैक्ट. प्रेस बायोपिया भी हो गया. कैसे सुधार सकते हैं? बाइफोकल लेंस से, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों यूज करके. चलिए अब देखते हैं कैटरैक्ट. कैटरैक्ट को समझने के लिए यही डायग्राम में समझते हैं. कैटरैक्ट में हमारा आई लेंस कैसा है? नेचुरल मटेरियल का बना हुआ है ना, वो ग्लास का नहीं बना हुआ है, नेचुरल मटेरियल. उसका लेंस का कर्वेचर चेंज हो सकता है. ठीक, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. हमारा आई लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तभी तो उससे लाइट पास हो रही है ना. मगर इसकी जब इसकी ट्रांसपेरेंसी वैसी ना रहे जैसा पहले थी,
मतलब इसके ऊपर एक कोटिंग सी जम जाए, इसके ऊपर एक कोटिंग सी जम जाए, इसके ऊपर ब्लर इमेज बनने लगे। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है दैट इफ दिस लेंस इज नाउ नॉट फुल्ली ट्रांसपेरेंट, इट इज नॉट फुल्ली ट्रांसपेरेंट। ऐसा कब होता है? जब इसमें कोई एक परत सी जम जाए। होता है ऐसा, ऑफ कोर्स होता है। जनरली इट हैपेंस इन ओल्ड एज आल्सो एंड समटाइम्स इट हैपेंस इन एट सम एज दैट एक कोटिंग सी जम जाए इसके ऊपर, जिसके कारण ब्लर इमेज बनने लगे। ब्लर इमेज बनने वाले, साफ क्लियर इमेज नहीं बन रहा, तो इसके कारण धीरे धीरे टोटल ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। उसको बोलते हैं कैटरैक्ट, हिंदी में मोतियाबिंद। याद आ रही वाली बात? वही है ये। कैसे ठीक करते हैं? बाय सम सर्जिकल ऑपरेशन ऑल्सो इट कैन बी क्लियर। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन कुछ होगा ऐसा कि डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द आई लेंस ऑफ अ पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी हो जाता है आई लेंस, और इसके कारण ब्लर इमेज बनने लगता है। ब्लर इमेज बनने लगता है, साफ इमेज नहीं बनता, ब्लर इमेज बनने लगता है रेटिना में। तो ऐसे में हम बोलते हैं कैटरैक्ट हुआ है। कैटरैक्ट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकल ऑपरेशंस, जो कि ऑपरेशन करके इसके लेंस को ही बदल देते हैं। आर्टिफिशियल लेंस भी आ गए हैं आजकल, आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं वहां पे, या तो फिर इसकी कोटिंग को भी ठीक कर देते हैं। सम टेक्निक्स आर देयर। सो दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ विजन विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ। आज के लिए इतना ही। कीप ऑन स्टडिंग, ट्राई टू डू मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम रेफरेंस बुक। हैव अ नाइस डे।